नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे और हफ्ते के पहले दिन सोमवार को और जगत की तमाम सुर्खियों को लेकर के हम हाजिर हैं। शेयर बाजार में दूसरी तिमाही नतीजों का मौसम अब शुरू हो चुका है। बैंक ऑफ चाइना के पूर्व चेयरमैन को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। इस हफ्ते रूस के राष्ट्रपति पुतिन चीन की यात्रा पर होंगे। चीन के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट्स की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर चीन ने 130 प्रतिनिधियों को भी चर्चा के लिए बुलाया है और कच्चा तेल एक बार फिर से $90 के स्तर को पार कर गया है। तमाम खबरों पर रहेगी हमारी नजर। मैं हूं जर्नलिस्ट। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप लाइंस पर। गजा में अब इजराइल की ओर से जमीनी कार्रवाई के चलते कच्चे तेल में उछाल। ब्रेंट कच्चा तेल $90 के पार। अमेरिकी राष्ट्रपति कर सकते हैं इजराइल का दौरा। नौकरी के बदले रिश्वत के आरोपों में टीसीएस ने 16 कर्मचारियों को दिखाया बाहर का रास्ता। 6 से ज्यादा वेंडर्स पर भी बैन करके कार्रवाई की और कंपनी ने एक्सचेंज को यह जानकारी दी है। बासमती चावल के मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस को लेकर सरकार कर सकती है फिर से विचार। खाद्य मंत्रालय ने जारी किया बयान। फिलहाल 1 टन पर $1200 का है मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस। और एशियाई बाजारों में गिरावट के साथ हुई हफ्ते की शुरुआत। सेंसेक्स और निफ्टी भी खुले मामूली गिरावट के साथ। शुक्रवार को नुकसान के साथ बंद हुए थे सेंसेक्स और निफ्टी। ये टॉप लाइंस आपकी स्क्रीन पर जिन पर रहेंगी हमारी नजर। लेकिन बड़ी खबर आ रही है चाइना से। पुतिन बीजिंग में 17 अक्टूबर को तीसरे BRI फोरम में हिस्सा लेने के लिए जाएंगे। रूस समेत तालिबान और पाकिस्तान भी इस समारोह का हिस्सा होंगे। चीन ने बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट्स की 10वीं वर्षगांठ पर 130 देशों को आमंत्रित किया है। रूस की RIA स्टेट न्यूज एजेंसी के मुताबिक पुतिन ने कहा कि चीन की प्रस्तावित सहयोग की अवधारणा का मुख्य लाभ यह है कि सहयोग के ढांचे के भीतर इस पर कोई भी प्रतिबंध नहीं थोपा गया है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग की BRI और उपनिवेशवादी देशों द्वारा अपनाई गई दूसरी परियोजनाओं में अंतर है। तो रूस के इस बयान को आप पॉजिटिव ले सकते हैं। इसे चीन पर एक अंतर्राष्ट्रीय दबाव के तौर पर भी देखा जा सकता है। ध्यान देने की बात है कि पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर उल हक काकर भी BRI फोरम में हिस्सा लेंगे। वो सोमवार यानी आज से शुरू हो रही अपनी बीजिंग यात्रा के दौरान चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा CPEC के तहत मोटरवेज और हाईवेज से संबंधित महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। आपको याद होगा कि भारत में जब G20 का शिखर सम्मेलन हुआ था तो भारत मध्य पूर्व यूरोप कनेक्टिविटी कॉरिडोर यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की ऐतिहासिक घोषणा की थी। इसमें भारत, अमेरिका, संयुक्त राज्य अमीरात, सऊदी अरब, यूरोपीय संघ, फ्रांस, इटली और जर्मनी की भागीदारी होनी है। G20 सम्मेलन में इस परियोजना की जो घोषणा की गई थी वो चीन के लिए बहुत ही अहम संदेश था। ये कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे पर सहयोग चीन से इतर अपनी तरह की एक बड़ी पहल के तौर पर आप देख सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि यह वास्तव में एक बड़ी डील है। चीन इस परियोजना का विरोध करता रहा है। आप समझिए, ये दोनों ही चीजों को हम कनेक्ट करके इसलिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक तरफ जहां पर चीन अपने BRI प्रोजेक्ट को फोकस करने की कोशिश कर रहा है, भारत ने यूरोप को मिडिल ईस्ट के जरिए जोड़ने की एक जो पहल की है उस पर दुनिया का एक व्यापक समर्थन मिलता है। देखना होगा कि ये BRI का सम्मेलन किस तरह से पैन आउट होता है और वहां से क्या कुछ बड़ी खबरें निकल करके आती हैं। बाजारों की बात करते हैं। गिफ्ट निफ्टी से शुरुआती संकेत हमें थोड़ा सा बेहतर मिलने शुरू हुए थे, लेकिन आज बाजार की जो ओपनिंग हुई वो एशियाई बाजारों को रेप्लिकेट करते हुए वहाँ की जो गिरावट है उसको रेप्लिकेट करती हुई सेंसेक्स और जो निफ्टी की ओपनिंग है वो थोड़ी सी कमजोर हुई। सेंसेक्स आज शुरुआती कारोबार में 158 अंक नीचे 66,164 के स्तर पर ओपन होता हुआ कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। और ये जो गिरावट है वो आगे कैसे जाएगी उस पर हमारी निगाह रहेगी। निफ्टी की हम बात करें तो निफ्टी में 30 अंकों की गिरावट दिखाई दी। ओपनिंग बेल में 19,720 का स्तर दिखाई दिया। इस वक्त निफ्टी 53 अंक की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। 19,697 का स्तर दिखाई दे रहा है। जहां पर तेजी दिखाई दे रही है उन स्टॉक्स की ओर चलते हैं। हमारे जो टॉप गेनर्स आपकी स्क्रीन पर HCL टेक्नोलॉजी, ONGC, कोल इंडिया, इन्फोसिस और LTIM इस वक्त 1 से 1.25% की बढ़त के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ONGC 1% की बढ़त, टाटा मोटर्स में भी 1% की बढ़त स्पष्ट तौर पर दिख रही है। जहां पर नुकसान है, जिन शेयर्स में अभी फिलहाल निवेशकों को नुकसान हो रहा है, उनमें
निगाह डालते हैं नेस्ले, डिवाइस लैब, बीपीसीएल, एशियन पेंट्स और इंडस इंक जैसे जो स्टॉक्स हैं वो शामिल हैं। कहां पर गिरावट है ये निगाह डालते हैं। एशियन पेंट्स में देखिए 1.4% की गिरावट, बीपीसीएल में 1.2% की गिरावट, इंडसइंड बैंक में भी करीब 1% की गिरावट, 0.25%। नेशनल इंडिया टूटा और पावर ग्रिड में भी इस वक्त गिरावट का माहौल। टीसीएस की बात हमने की, टीसीएस में भी इस वक्त गिरावट नज़र आ रही है। और जो दूसरे आईटी सेक्टर की बात करें तो आईटी सेक्टर में इस वक्त तेजी का माहौल है। मिड कैप और स्मॉल कैप इस वक्त थोड़ी सी तेजी के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऑटो सेक्टर इस वक्त फायदे के साथ कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। ग्लोबल मार्केट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से जो अमेरिकी बाजार है वो शुक्रवार को बंद हुए थे। और शुक्रवार की बंदी का स्तर आप देख रहे हैं, काफ़ी मिक्स ट्रेंड वहाँ पे दिखाई दिया था। डाउ जोन्स 37 अंक ऊपर, S&P 500 21 अंक नीचे और नैस्डैक 166 अंक ऊपर नीचे कारोबार करता हुआ दिखाई दिया था। वहीं अगर यूरोपीय बाजारों की बात करें तो सभी के सभी स्टॉक्स शुक्रवार को बंद हुए थे नेगेटिव बायस के साथ। लंदन, फ्रांस और अमेरिका के बाजार क्रमशः आपकी स्क्रीन पर इस वक्त। एशियाई बाजारों में आज जो सुबह शुरुआत हुई कारोबार की उसमें तेजी का रुख बिल्कुल नहीं दिखा। गिरावट के साथ कारोबार की शुरुआत। निक्की में भारी गिरावट देखी गई, 1% से ज़्यादा गिरा निक्की। जापान का हैंगसेंग और कॉस्पी यानी कोरिया का कॉस्पी और हांगकांग का हैंगसेंग, इसमें भी गिरावट स्पष्ट तौर पर नजर आई। ब्रेंट क्रूड का भाव अब देख लेते हैं। इंडियन बास्केट भले ही $88 पर हो, लेकिन ब्रेंट क्रूड अब $90 के स्तर को पार कर गया है, 90.82। हालांकि एक महीने में अगर हम देखें तो हमें जो कीमतें हैं वो 93, 94, 95 तक दिखाई दी हैं, लेकिन ये अब 90 के करीब या उसके ऊपर जाता हुआ ये जो भाव है वो बहुत अच्छी खबर भारत के लिए नहीं कहा जा सकता। अनिश्चितता का माहौल है और इसी वजह से कच्चे तेल की जो कीमतें हैं उत्पादन के लिहाज से, जो इजराइल और गजा में जंग छिड़ी है उसके लिहाज से यहाँ पर तेज होती हुई दिखाई दे रही है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे तेज गति से जो रेलवेज का परफॉर्मेंस है वो किस तरह से प्रधानमंत्री गति शक्ति को एक नई दिशा दे रहा है। आज के फोकस में बहुत ही स्पेशल मेहमान होंगे, कहीं मत जाइए, देखते रहिए इकोनॉमी टुडे। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास में यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटेड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या एड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। समझ कर इन्वेस्ट कर। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे। इकोनॉमी टुडे में आज हम बात करेंगे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की। जैसा कि आपको पता है कि देश को विकसित बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की जो शुरुआत हुई है उसमें रेलवेज का बहुत बड़ा हिस्सा है। और आज के फोकस में हम बात करेंगे कि किस तरह से रेलवेज पर ये जो फोकस है वो लगातार अब रेलवे की गति को भी आगे बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। हम बात करते हैं जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है। माल ढुलाई कम समय में हो और सुगम बने, इसके लिए भारतीय रेल ने जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है उसका 100% काम पूरा कर लिया है। ये पंजाब के लुधियाना से बिहार के सोननगर तक करीब 1337 किलोमीटर का रेल रूट बनाता है। आइए देखते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट और उसके बाद आपको हम लिए चलेंगे खास चर्चा पर। और हमारे साथ जुड़ेंगे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर खास इकोनॉमी टुडे। भारतीय रेल ने रचा इतिहास। सोननगर से पंजाब के लुधियाना तक 1337 किलोमीटर पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनकर तैयार। तकरीबन 51,000 करोड़ की लागत से तैयार EDFC से पावर हाउसों को कोयले की आपूर्ति जल्दी मिलेगी।
आज बड़ी खुशी की बात है कि ईस्टर्न कॉरिडोर जो 1337 किलोमीटर लंबा है उसका कार्य पूरा हो चुका है। यह ईस्टर्न कॉरिडोर बिहार के सोननगर से प्रारंभ होता है, डीडीयू, इलाहाबाद, कानपुर, इटावा, टूंडला होते हुए दादरी दिल्ली तक आता है और फिर आगे लुधियाना तक जाता है। ये रूट देखा जाए तो हमारे कोल मूवमेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण रूट है। इसके अलावा इस पर फर्टिलाइज़र, फूड ग्रेन, स्टील, सीमेंट और अन्य चीज़ों का भी मूवमेंट होता है। पूर्वी डेडिकेटेड ट्रेड कॉरिडोर पर रोजाना 140 मालगाड़ियां चलेंगी, जिसमें 70% मालगाड़ियां कोयले की हैं, जिसका सीधा फायदा पंजाब, हरियाणा, यूपी और दिल्ली के पावर प्लांटों को होगा। इस कॉरिडोर पर सामान्य ट्रैक से दुगनी स्पीड यानी तकरीबन 50 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मालगाड़ियां चलेंगी। सबसे बड़ी बात की यात्री गाड़ियों की ट्रैक से मालगाड़ियां कम हो जाएंगी, जिससे यात्री गाड़ियों की पंक्चुअलिटी बढ़ेगी और दुरुस्त होंगी। कि जो मालगाड़ी एग्जिस्टिंग इंडियन रेलवे रूट पे चलती थी वो डीएफसी पे आ गई है। इससे एग्जिस्टिंग रूट्स में पैसेंजर ट्रेनों की पंक्चुअलिटी इंप्रूव होगी और साथ ही उसके अंदर नई ट्रेनों को चलाने के लिए लाइन कैपेसिटी में गुंजाइश मिलेगी। वहीं अगर WDFC यानी वेस्टर्न कॉरिडोर की बात करें तो यह भी 70% बन चुका है और इसे वित्त वर्ष में 95% बनकर तैयार हो जाएगा। WDFC खुर्जा से JNPT मुंबई तक बन रहा है। अब तक DFC कॉरिडोर पर 1,30,000 मालगाड़ियां परिचालित की जा चुकी हैं, जिसमें पूर्वी डेडिकेटेड ट्रेड कॉरिडोर पर 75,000 मालगाड़ियां और पश्चिमी डेडिकेटेड ट्रेड कॉरिडोर पर 56,000 मालगाड़ियों का परिचालन किया जा चुका है। अभिषेक सिंह, DD न्यूज, दिल्ली। और इस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के आने के बाद कितना असर पड़ेगा देश की लॉजिस्टिक कॉस्ट पर, वो हम समझेंगे अपने खास मेहमान से। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कारोबार जगत की कुछ और सुर्खियां फटाफट अंदाज में। अदानी समूह ने अपने बंदरगाह कार्गो की क्षमता 2030 तक 4 गुना बढ़ा करके 1 अरब TEU करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बनाई है। समूह की योजना दुनिया की सबसे बड़ी बंदरगाह कंपनी बनने की है। अदानी पोर्ट्स एंड सेज के प्रमुख कार्यकारी करण अदानी का कहना है कि अगर अच्छा स्थानीय साझेदार मिले तो देश राजनीतिक एवं आर्थिक तौर पर स्थिर हो तो समूह किसी भी देश में बंदरगाह क्षेत्र में अधिग्रहण की संभावना तलाश कर सकता है। भारत क्रिप्टो उद्योग ने माराकेश में G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर और FMCBG द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और वित्तीय स्थिरता बोर्ड यानी FSB द्वारा क्रिप्टो परिसंपत्तियों पर प्रस्तावित योजना को अपनाए जाने पर खुशी जताई है। उद्योग प्रतिभागियों का मानना है कि क्रिप्टो के लिए खास दिशा निर्देश तैयार करने के लिए प्रगतिशील नियम और सक्रिय दृष्टिकोण से देश में क्रिप्टो उद्योग के विकास को बढ़ावा मिलेगा। वस्तु एवं सेवा कर GST अधिकारियों ने नए कर नियमों की पालन करने के तहत करीब 70 विदेशी फर्मों को सूचना नोटिस भेजे हैं। इनमें सदस्यता आधारित सेवा प्रदाता, एडुटेक, ई-गेमिंग और विज्ञापन फर्म्स शामिल हैं। GST व्यवस्था के तहत नया नियम 1 अक्टूबर से लागू हुआ था, जिसके तहत नेटफ्लिक्स, गूगल, फेसबुक, स्पॉटिफाई जैसी सभी डिजिटल फर्म्स को व्यक्तिगत या फिर कारोबारी उद्देश्य से दी जाने वाली सेवाओं पर 18% की दर से एकीकृत GST का भुगतान करना होगा। सरकार ने चीनी कारोबार में शामिल सभी हितधारकों को 17 अक्टूबर तक खाद्य मंत्रालय की वेबसाइट पर अपने स्टॉक का खुलासा करने की अंतिम चेतावनी जारी कर दी है। सरकार ने कहा है कि ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। खाद्य मंत्रालय ने 23 सितंबर को एक आदेश जारी कर सभी चीनी हितधारकों को यह आदेश दिया था कि वे वेबसाइट पर साप्ताहिक रूप से जाकर के अपने स्टॉक की स्थिति बताएंगे। PLI योजना पर एक अधिकार प्राप्त समिति ने इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र की लाभार्थी कंपनियों को 1,000 करोड़ रुपए के वितरण की मंजूरी दे दी है। सरकार को इस योजना के तहत 3,400 करोड़ रुपए के दावे मिले। इनमें से मार्च 2023 तक 2,900 करोड़ रुपए का वितरण किया जा चुका है। योजना का मकसद घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, नौकरियों को सृजित करना और निर्यात का समर्थन करना है। देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन NTPC के साथ मिलकर के 1,660 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। दोनों कंपनियां एक साथ मिलकर के नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए इक्विटी के रूप में निवेश करेंगी। इस साल जून में IOC और NTPC ने तेल कंपनियों की रिफाइनरियों को 24 घंटे बिजली की जरूरतों को पूरा करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने के लिए 50-50 की रेशियो में संयुक्त उद्यम कंपनी इंडियन ऑयल NTPC ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड का गठन किया था। देश में टॉप 10 कंपनियों में से 6 का संयुक्त बाजार मूल्यांकन पिछले सप्ताह अवकाश अवधि में 70,500,
27 करोड़ रुपए बढ़ा। इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे ज्यादा फायदे में रहा। वहीं हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, भारतीय एयरटेल, आईटीसी, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक फायदे में रहे। इन्फोसिस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस, एसबीआई और बजाज फाइनेंस के मार्केट कैप में गिरावट देखी गई। और आज का बहुत ही स्पेशल डिस्कशन, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये रेल मंत्रालय की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है जिसका उद्देश्य 3,306 किलोमीटर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से संबंधित योजनाएं बनाने और इसके निर्माण का कार्य पूरा करना है। प्रधानमंत्री ने डीएफसीसीआईएल को ज्वेल ऑफ इंडियन रेलवेज कहा है। इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं रविंद्र कुमार जैन, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं डीएफसीसीआईएल के। बहुत बहुत धन्यवाद जॉन साहब वक्त निकालने के लिए। नमस्कार डीडी न्यूज का नमस्कार। हमने एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाई, हमारा ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का काम आपने 100% पूरा कर लिया है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुझे लगता है कि आपका टेलीविजन सेट खुला हुआ है, प्लीज उसका वॉल्यूम बंद कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे उम्मीद है मेरी आवाज आपको मिल रही, प्लीज कंफर्म करें जैन साहब। जी बिल्कुल मिल रही है। तो बहुत बहुत बधाई आपको। पहला चरण हमने 100% कंप्लीट किया। अब सभी को उम्मीद है कि परिचालन आप कब से शुरू करेंगे, कब से खुशखबरी मिलेगी देश को। त्योहारी सीजन में मुझे लगता है कि आपने बहुत बड़ा तोहफा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमने 1337 किलोमीटर का ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो सोननगर से दादरी तक और दादरी से लुधियाना तक का है, इसे हमने पूरा कर लिया है। और सोननगर से दादरी 1000 किलोमीटर पे ट्रेन ऑपरेशंस हमारा पिछले 6 महीने से ही चालू है, जिस पर डेली हम 140 से ज्यादा ट्रेनें चला रहे हैं। जो बचा हुआ बैलेंस पोर्शन है हमारा खुर्जा से लेकर के लुधियाना तक का, उसके बीच में हम 1 नवंबर से ट्रेन ऑपरेशन रेगुलर तरीके से चलाने की आशा रखते हैं। तो जैन साहब, ये इसका अनुभव कैसा रहा और आपको क्या लगता है कि जब ये पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेंगे आप, पूरा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ईस्टर्न पर आपने काम कर लिया है, वेस्टर्न आप कह रहे हैं कि शायद साल के अंत तक, हमारे अभिषेक हमारे अपनी रिपोर्ट में बता रहे थे कि दिसंबर तक शायद आप पूरा काम कर लेंगे। कितना फर्क पड़ेगा एफिशिएंसी पे रेलवेज की, अगर हम कॉस्ट की बात करें तो? देखिए, हमें सबको इस बात का पूरा मालूम है कि हम इस समय वर्ल्ड में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है जी। हम अभी 5th पोजीशन पे है, हमें अगले कुछ सालों में 3rd पर आना है। इन सब के बीच में जब ग्रोइंग इकोनॉमी होती है तो सबसे ज्यादा नीड जो होती है वो ट्रांसपोर्टेशन की होती है। ट्रांसपोर्टेशन सुगमता से हो, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो, क्योंकि पूरा वर्ल्ड एक सिंपल ग्लोबल मार्केट है। ऐसे में रेल मॉडल शेयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि रेलवे एक ट्रांसपोर्टेशन का एनर्जी इफिशिएंट और बहुत ही एनवायरमेंट फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है। डेवलप्ड कंट्रीज के में ज्यादातर इसका शेयर 45-50% तक होता है, जबकि इस समय हमारे देश में रेलवे का मॉडल शेयर 26 से 27-28% के बीच में है। इसलिए हमें इसे बढ़ाना है, इसे कॉम्पिटिटिव बनाना है। कॉम्पिटिटिव रेल ट्रांसपोर्ट को करने के लिए इसका इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन, जिसे हम लोग कहते हैं कि हमें कैपेसिटी ऑगमेंटेशन करना है। डीएफसी इसके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मिक्स ट्रैफिक को डिवाइड करता है, सेग्रीगेट करता है। इससे हमारी एवरेज स्पीड इंप्रूव होती है, वैगन का टर्नअराउंड बढ़ता है, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, ओएडएम कॉस्ट कम होता है। जैसा हमने खुद देखा है, ईडीएफसी बनने के बाद में हमारी कोयले की लोडेड गाड़ियां जो सोननगर से दादरी आती हैं, उनके ट्रांसपोर्टेशन में हमने 20 घंटे से 24 घंटे तक की सेविंग की है। इसी तरह हमने देखा है डब्ल्यूडीएफसी में, जो हमारी गुजरात के पोर्ट पिपावा हो, कांडला हो या हमारा अडानी पोर्ट हो, वहां से आने वाली जो हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की गाड़ियां हैं, उनको हिंटरलैंड एनसीआर तक आने में पहले जो समय लगता था, उससे हमने करीब करीब 18 से 20 घंटे की उसमें सेविंग की है। ये सारी सेविंग न केवल टाइम में है, बल्कि रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ द, जिसे कहते हैं कमोडिटी के, वहां पे बफर स्टॉक रखने के अंदर हमारे पोर्ट्स का जो रेल कोएफिशिएंट है उसको इंप्रूव करने के अंदर, इस तरह से हमने पूरी इकोनॉमी में सपोर्ट किया है। इसी कारण से डीएफसी को सारे लॉजिस्टिक इंडस्ट्री ने इसको हाथों हाथ लिया है और हर तरफ से ये चाहते हैं कि डीएफसी के बचे हुए काम को पूरा हो। जैसा आपने पूछा है, डब्ल्यूडीएफसी भी हमारा 70% से ज्यादा हो गया है। अहमदाबाद के बाद साणंद से लेकर के और दिल्ली तक हम लगातार ट्रेनें चला रहे हैं। यहाँ भी हम लोग करीब 45 ट्रेनें अप और 45 डाउन, 90 ट्रेनें डेली चला रहे हैं। हमें आशा है कि अहमदाबाद से लेकर के मुंबई तक का कार्य
जल्दी ही पूरा हो जाएगा। इसमें बॉम्बे के पास एक वेतरना है, वहां तक का कार्य तो हम इसी फाइनेंशियल ईयर में पूरा कर लेंगे। जैन साहब, कोई आप टाइमलाइन दे सकते हैं? 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, कंप्लीट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, क्या हम 24 के अंत तक देखते हुए नजर आ सकते हैं? मतलब देश में हम देख सकते हैं? देखिए, जैसा मैंने कहा, इसी फाइनेंशियल ईयर तक हम 95% काम डीएफसी का पूरा कर लेंगे, जिसमें कि वेस्टर्न डीएफसी का पोर्शन भी शामिल है, और रिमेनिंग 5% जैसा आपने भी बोला है, हम उसके अगले वाले फाइनेंशियल ईयर में पूरी तरह से पूरा कर लेंगे। चलिए, अब जैन साहब, हम सुरक्षा की बात करते हैं। पूरे वर्ल्ड क्लास की फैसिलिटी आप बना रहे हैं, कंपीट करने जा रहे हैं आप वेस्ट जो विकसित देश है उनसे। 2047 का लक्ष्य हमारे सामने है। कितना सुरक्षित होगा इन जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है उस पर सफर करना माल ढुलाई के लिहाज से? डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का रेल इंफ्रास्ट्रक्चर का स्पेसिफिकेशन वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट स्पेसिफिकेशंस में है। हमारा ट्रैक का स्ट्रक्चर हो, हमारे ऊपर के इलेक्ट्रिक वायर ओएचई हो, हमारे सिग्नलिंग सिस्टम हो, तीनों चीजों के अंदर हमने बेस्ट अवेलेबल स्पेसिफिकेशन दिए हैं। हमारा सिग्नलिंग सिस्टम ऑटोमेटिक है, जैसे कि हम बॉम्बे सबअर्बन ट्रेनों के लिए देखते हैं, हर 2 किलोमीटर पर सिग्नल है। साथ ही हमने इसे ट्रेन प्रोटेक्शन वार्निंग सिस्टम से भी प्रोटेक्ट किया है, और हमारा ये मानना है कि इसमें जो भी प्रणाली लगाई गई है सेफ्टी के हिसाब से बेहतरीन है, और अभी तक भी हमारा ट्रैक रिकॉर्ड डीएफसी पे बहुत ही बढ़िया रहा है, और हम ऐसा ही मानते हैं कि डीएफसी पूर्ण रूप से रिलायबल शेड्यूल ट्रेन ऑपरेशंस के लिए और एक सेफ ट्रांसपोर्ट जरिया बना रहेगा। ये एक बहुत बड़ा आपने एश्योरेंस दिया है भारतीय रेलवे सिस्टम को, खासतौर पे। एक बार छोटा सा ब्रेक लेता हूं जैन साहब, बहुत जल्दी हाजिर होता हूं, आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि ये जो पूरा आपने सिस्टम, इकोसिस्टम दिया है देश को, तकनीकी समस्याएं कहां आई? शायद कहीं कहीं आप डबल स्टेक कंटेनर ट्रेन भी चलाने की कोशिश करें। छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, देख रहे हैं आप इकोनॉमी टुडे। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों, लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे। आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे। मतलब? पापा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है, कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। अच्छा, हाँ। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे। आज हम बात कर रहे हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की। आर.के. जैन साहब हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि एमडी हैं डीएफसीसीआईएल के। जैन साहब, अब हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि भारत एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स देश है। टेरेन आपको बहुत ही कॉम्प्लेक्स मिली होंगी जब आपने पूरा एग्जीक्यूट किया होगा। टेक्निकल जो प्रॉब्लम्स आई उनको आपने कैसे फेस किया, और हम क्या कह सकते हैं कि हमारे जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने जबरदस्त काम किया और आज इस सफलता के मुकाम पर हम खड़े हैं? डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर वास्तव में एक बहुत ही टफ प्रोजेक्ट रहा है। हमने इसे 9 राज्यों 72 डिस्ट्रिक्ट में से होकर के इसे पूरा कर रहे हैं। आप आश्चर्य करेंगे कि 11,000 हेक्टेयर हमें लैंड एक्विजिशन करना पड़ा, जो करीब 22,000 फुटबॉल ग्राउंड से भी ज्यादा होता है। हमें इसके लिए 25 करोड़ क्यूबिक मीटर अर्थवर्क, 250 से ज्यादा मेगा ब्रिजेस और करीब 53 हमें रेल टू रेल फ्लाई हुआ है। और इसके साथ ही साथ आपको बताएंगे कि सुरक्षा की दृष्टि से डीएफसी के रास्ते पे आने वाले सारे लेवल क्रॉसिंग्स को हमने एलिमिनेट किया है। उन लेवल क्रॉसिंग्स को हटाने के लिए हमें 304 से ज्यादा रोड ओवर ब्रिजेस, 550 से ज्यादा रोड अंडर ब्रिजेस भी बनाने पड़े। तो हमें डीएफसी के कार्य के साथ साथ रेल ओवर ब्रिज, रेल अंडर ब्रिज का भी काम करना पड़ा। जैन साहब, इन सब में चुनौतियां बहुत तरह की थी। हमें लॉ एंड ऑर्डर को भी फेस करना पड़ा। हमें वहां के इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करते हुए मिट्टी के काम को बहुत चैलेंज की तरह लिया। मानसून और कोविड के झटकों को भी पूरे प्रोजेक्ट ने सहा। इन सब के बावजूद हमने पूरी कोशिश की है कि इसकी टाइमलाइंस को मेंटेन करें। वैसे हमें जून और दिसंबर 22 तक पूरा करना था, पर क्योंकि कोविड रहा तो इन एनी केस हमने इसको 2023 में ईस्टर्न डीएफसी को तो पूरा कर ही दिया है। नहीं, इसीलिए बहुत बहुत आपको बधाई एक बार फिर से जैन साहब। लेकिन थोड़ा सा फंडिंग पर भी हमें बता दीजिए कि आप लोगों की फाइनेंशियल पोजीशन कितनी कंफर्टेबल है, कब तक आप ब्रेक इवन कर पाएंगे, कितना इन्वेस्टमेंट अभी तक कर चुके हैं आप? हाँ, ये प्रोजेक्ट करीब 1,24,000 करोड़ इसकी आज की तारीख में एक्चुअल कॉस्ट हो गई है।
हमने वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए जायका से सपोर्ट लिया है और ईस्टर्न कॉरिडोर में पार्टली हमने वर्ल्ड बैंक से सपोर्ट लिया है। हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट 1,24,000 में से 1,10,000 हो भी चुका है, बहुत एडवांस स्टेज में है। जिस तरह से हमारे पास ट्रैफिक ट्रांसफर हुआ है इंडियन रेलवे से फ्रेट का, और साथ ही साथ जिस तरह का ओरिजिनेटिंग ट्रैफिक अब हमें मिल रहा है और मिलने की संभावना है, हम ये मान के चलते हैं कि प्रोजेक्ट अपने आप में पूर्ण है, बहुत ज्यादा वायबल है। जैन साहब, इसकी रेवेन्यू जनरेशन को डायरेक्टली compete नहीं करते इंडियन रेलवे से, क्योंकि इंडियन रेलवे की टीम में ही इसका सीधा रेवेन्यू जाता है। बिल्कुल। तो एग्जैक्ट डेट ऑफ ब्रेक रेवेन्यू तो हम नहीं बता पाएंगे, पर ये ऐसा प्रोजेक्ट है जो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट इस सेंस में है कि यहाँ पे ट्रेनें चलने से ट्रेन की एवरेज स्पीड बढ़ रही है, रिलायबिलिटी बढ़ रही है, लॉजिस्टिक्स सेक्टर के अंदर बहुत बड़ा एक क्रांतिकारी कदम है जिसे हम कहते हैं। नहीं जैन साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसपोर्टिंग। नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि बहुत इसका इनडायरेक्ट बेनिफिट ये हुआ है जी। कि हमें पैसेंजर सेगमेंट में कैपेसिटी मिल गई है और वहाँ एग्जिस्टिंग ट्रैक्स पे काफी नई पैसेंजर ट्रेन और उनके लिए लाइन कैपेसिटी मिल गई है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जैन साहब, बहुत कम लोगों को पता होगा कि शायद आप ही की वजह से पैसेंजर के जो किराए हैं इतने कम हैं, क्योंकि क्रॉस सब्सिडी पे हम काम करते हैं, माल से जो हमें पैसा मिलता है उससे हम पैसेंजर्स को सुविधाएं देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन उससे पहले कि आप हमसे विदा लें, इतने डेडिकेटेड जो रेल कर्मचारी हैं, आपके परिवार जो कि शायद दुनिया का सबसे बड़ा परिवार होगा, उसके लिए आपका संदेश। देखिए, हम रेलवे का ही पार्ट है, हम भी एक रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे हमारा स्टेटस एक पीएसयू का है, हम सब लोग मिल करके, क्योंकि हमें मालूम है कि देश की इकोनॉमी में ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर और वो भी कॉम्पिटिटिव रेल ट्रांसपोर्टेशन बहुत महत्वपूर्ण है। हम सब 12 से 13 लाख कर्मी इसी बात को लेकर के दिन और रात मेहनत करते हैं कि सेफ, पंक्चुअल और सिक्योर ट्रांसपोर्टेशन लगातार हमारे देश को मिलता रहे। रविंद्र कुमार जैन साहब, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए, और त्योहारी सीजन के लिए आपको बहुत बधाइयां, और शायद लाखों कर्मचारियों को बोनस का भी इंतजार होगा जिसका लगातार ऐलान किया जाता रहता। बहुत धन्यवाद, आपको एक बार फिर से बधाई। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना, लेकिन आपने देखा कि जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है वो कितनी एफिशिएंसी के साथ, कितने मुश्किलों के बावजूद एक निश्चित टाइम फ्रेम में भारतीय रेलवेज ने करके दिखाया है। और इसी तरह की जो इमर्जिंग इकोनॉमीज की खबरें हैं वो हम लगातार आप तक लेकर के आते रहेंगे, क्योंकि विकास बहुत जरूरी और विकसित भारत को बनाने के लिए हर किसी का योगदान बहुत जरूरी। फिलहाल आज के इकोनॉमी टुडे में सिर्फ इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। पूरी टीम को दीजिए इजाजत, देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।